जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। कोरोना संक्रमण महामारी के नए वेरिएंट मिलने के बाद प्रदेश शासन ने जारी किया अलर्ट, स्कूलों के संचालन के लिए जारी हुए आदेश। शहर के शंकर घाट में समाज सेवा के नाम पर हो रही अवैध वसूली, निजी व्यक्ति के द्वारा तैनात किए गए 2 कथित व्यक्ति। 29 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की पहले सहकारी समिति कर्मचारियों ने किया हड़ताल का ऐलान। 6 दिन से लापता आलेझरी निवासी 32 वर्षीय व्यक्ति का जरेरा के जवाई टोला में मिला शव, हत्या की जताई जा रही संभावना। सीएम राइज स्कूल के लिए रविवार को आयोजित करवाई गई परीक्षा, 1600 से अधिक शिक्षकों ने हल किया पर्चा। जिले भर में महात्मा ज्योतिबा फुले की मनाई गई 131वीं जयंती, आयोजित किए गए विविध कार्यक्रम। मध्य प्रदेश शासन के द्वारा पूरे प्रदेश भर में सीएम राइज स्कूल खोले जा रहे हैं। उसको लेकर पूरे प्रदेश भर में सीएम राइज स्कूलों में शिक्षक, उपाचार्य सहित अन्य पदों में शैक्षणिक कार्य कराने के लिए शिक्षकों की परीक्षा रविवार को आयोजित की गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में शिक्षकों ने शामिल होकर सीएम राइज स्कूल में पदस्थापना के लिए पर्चा हल किया। इस परीक्षा के लिए नगर में 4 सेंटर एमएलवी स्कूल, उत्कृष्ट विद्यालय, महात्मा गांधी नगरपालिका स्कूल और शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बूढ़ी शामिल है। इन सेंटरों में परीक्षा 2 पालियों में संपन्न हुई। पहली पाली सुबह 10 बजे से 12 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 2 बजे से 4:30 बजे तक हुई। परीक्षा के संबंध में जानकारी देते हुए जिला शिक्षा अधिकारी अश्विनी उपाध्याय ने बताया कि जिले में 235 सीएम राइज स्कूल चिन्हांकित किए गए हैं, जिसके विभिन्न पदों में पदस्थापना के लिए शिक्षकों के द्वारा परीक्षा ली गई। बालाघाट जिले में कुल 1985 शिक्षकों ने आवेदन किया और परीक्षा भी दे रहे। पहली पारी में दर्ज 1057 अभ्यर्थियों में से 690 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। इसमें 165 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। वहीं दूसरी पाली में 929 अभ्यर्थियों में से 765 अभ्यर्थियों ने परीक्षा में सम्मिलित होकर पर्चा हल किया। वहीं 164 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। मध्य प्रदेश शासन द्वारा पूरे मध्य प्रदेश में सीएम राइज विद्यालय चिन्हांकित किए गए हैं। उन विद्यालयों में शैक्षिक संवर्ग के लिए शिक्षकों का चयन हो, ताकि उन विद्यालयों में शिक्षक, जो चयनित शिक्षक हैं, ये शिक्षक विद्यार्थियों का अध्यापन कराएंगे। इसी को लेकर के आज बालाघाट जिले में 4 परीक्षा केंद्रों में ये परीक्षा संचालित की जा रही है। प्रथम पाली में 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक परीक्षा का समय है और द्वितीय पाली में 2 बजे से लेकर 4:30 बजे तक परीक्षा संपन्न की जाएगी। बालाघाट जिले में कुल 1985 शिक्षकों ने आवेदन किया है और वो परीक्षा दे रहे हैं। अभी आज सवेरे की शिफ्ट में 167 शिक्षक अनुपस्थित हैं। लगभग 1057 शिक्षकों ने आवेदन किया था और वो दर्ज किए गए हैं इस परीक्षा। ये विद्यालयों में, सीएम राइज विद्यालयों में शिक्षकों के लिए और वाइस प्रिंसिपल के लिए नहीं, जिले में 235 सीएम राइज विद्यालय चिन्हांकित किए गए हैं, लेकिन अभी जिन शिक्षकों ने आवेदन किया है, अब इनको कौन से विद्यालय में इनका पदांकन करेंगे, शासन से संबंधित। आपको बताया कि सीएम राइज स्कूल परीक्षा को लेकर शिक्षकों में नाराजगी होने की भी बात सामने आ रही थी। अधिकांश शिक्षक परीक्षा देने में स्वयं को शर्मिंदा समझ रहे थे। आपको बताया कि विगत दिनों कुछ शिक्षक संगठनों ने पदाधिकारियों के द्वारा कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर यह परीक्षा नहीं कराए जाने की मांग भी की गई थी। पद्मेश 24/7 से चर्चा के दौरान हालांकि कैमरे के सामने परीक्षा को बेहतर बताया और इस तरह की परीक्षा को गुणवत्ता के लिए अच्छा बताया गया। मैंने उपाचार्य का एग्जाम दिया है। एग्जाम बहुत अच्छा रहा। शासन को सही कर दी, एग्जाम शिक्षकों की भी होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम होने से एक नयापन आता है और शिक्षकों में भी समय के अनुरूप करनी चाहिए। जो चेंजेस हो रहा है शिक्षा नीति में, जो परिवर्तन हो रहा है, उस परिवर्तन के अनुरूप करनी चाहिए। शिक्षकों को भी अपने आप में परिवर्तन करते रहना चाहिए। ये डिपार्टमेंटल एग्जाम वाइस प्रिंसिपल सीएम राइज स्कूल के लिए, वाइस प्रिंसिपल और सीएम राइज स्कूल में पदस्थ होने वाले शिक्षकों की परीक्षा हुई। पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे
वाइस प्रिंसिपल में 60 क्वेश्चन थे और मैं वाइस प्रिंसिपल के लिए अपीयर हुआ हूँ, इसलिए मुझे उसी पेपर की जानकारी है। अच्छा, जो एग्ज़ाम शासन जो ले रही है सही ले रही है या गलत? नहीं, पेपर तो अच्छा ले रहे हैं वो, इससे टीचर्स में भी थोड़ी सी हैबिट आती है पढ़ने की और उनका पठन पाठन में रुचि बढ़ती है। जी हाँ, जो परीक्षा में सम्मिलित होकर पास होंगे वही सीएम राइज में पदस्थ होंगे। प्राथमिक शिक्षक EVS के लिए। अच्छा, जो एग्ज़ाम जो दी है आपने, क्या ऐसी एग्ज़ाम होनी चाहिए क्या? बिल्कुल सर, समय समय पर होनी चाहिए ऐसी एग्ज़ाम। टीचरों का नॉलेज डेवलपमेंट होता है इसमें और एक प्रतिस्पर्धा रहती है कि मैं सबसे अच्छा टीचर बनूँ या मुझे बहुत अच्छा मतलब करना है, अच्छे स्कूलों में पढ़ाना है। एक चीज़ मुझे अच्छी लगी कि विभागीय जो परीक्षाएं होती हैं सर, इसमें एक मौका मिलता है टीचरों को जो परंपरागत रूप से एक ही स्थान पर रहते हैं, तो उनको एक मौका मिलता है कि वो एक अच्छी जगह जाएँ, अच्छा अध्यापन कार्य कराएँ। कुछ लोगों में, कुछ टीचरों में बहुत क्रिएटिविटी होती है कि वो कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो उनको इस सब चीज़ों से मौका मिलता है। वर्तमान में जो है शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लेंडेचरी में। लेंडेचरी। अच्छा, कौन से पद के लिए आपने एग्ज़ाम दिए यहाँ पे? मैंने जो है वाइस प्रिंसिपल के लिए। वाइस। अच्छा, ये बताइए, जो एग्ज़ाम पहली बार जो हो रही है सीएम राइज के लिए, ऐसी एग्ज़ाम हमेशा होनी चाहिए क्या? बिल्कुल, जो है मैं तो कहता हूँ कि मेरा मानना है कि अगर शैक्षणिक व्यवस्था अगर स्थापित करनी है तो अच्छे लोगों का आने के लिए जो है अवसर मिलता है इससे, इसलिए होते रहना चाहिए 5 साल में। अच्छा, ये भी देखा गया कि कुछ टीचर इसका विरोध भी कर रहे थे। विरोध नहीं होना चाहिए। वो तो देखो, अच्छी व्यवस्था के लिए जो अच्छे शिक्षक अगर आ रहे हैं तो इसमें दिक्कत क्या है? तो शासन सही नीति अपना रही है? शासन की नीति अच्छी है। अच्छे शिक्षक के लिए अच्छे शिक्षक अगर आ रहे हैं कुछ करने की इच्छा रखने वाले, तो उनको जो है अवश्य जो है मौका मिलना चाहिए। अवसर मिलना चाहिए। बिल्कुल अवसर मिलना चाहिए। कोरोना संक्रमण महामारी के नए वेरिएंट मिलने के बाद प्रदेश शासन के द्वारा प्रदेश के सभी जिलों को अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसी कड़ी में नए आदेश जारी कर दिए गए। मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के द्वारा 28 नवंबर की देर शाम को आदेश जारी किया गया, जिसमें पहली से 12वीं कक्षा तक कक्षाएं कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए 50% क्षमता से संचालित करने के आदेश दिए। इस दौरान विद्यालयों में कक्षावार नियमित दिवसों के अतिरिक्त अन्य दिवसों में डिजिटल माध्यम से ऑनलाइन पढ़ाई संचालित करने के भी आदेश दिए गए हैं। आपको बता दें कि पूर्व की तरह छात्र जिस दिन स्कूल नहीं जाएंगे उस दिन उनकी ऑनलाइन क्लास आयोजित की जाएगी। आदेश में इस बात को स्पष्ट कर दिया गया है कि वर्तमान समय में संचालित होने वाली अर्धवार्षिक परीक्षाओं के कार्यक्रम को पूरी तरह से संचालित किया जाएगा। इस आदेश को तत्काल लागू करने के आदेश दिए गए। बालाघाट जिले के अन्य स्थानों के साथ ही लालबरा विकासखंड में 29 नवंबर से समर्थन मूल्य में धान खरीदी कार्य शुरू होने से पहले ही विवादों में घिरता दिखाई दे रहा है। अपनी पुरानी मांगों को लेकर सहकारी समिति के कर्मचारियों ने 29 नवंबर से ही हड़ताल का ऐलान कर दिया है। इसके पीछे बड़ी वजह 2020-21 में भी धान खरीदी की गई थी और सेवा सहकारी समिति जाम, सिहोरा व कृषि उपज मंडी बकोड़ा में धान खरीदी करने के बाद डंप कर दिया गया, किंतु वर्तमान समय तक परिवहन नहीं होने से 29 नवंबर से नए वर्ष 2021-22 के समर्थन मूल्य की खरीदी हो रही धान की खरीदी में समिति प्रबंधकों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। वहीं डंप धान धीरे धीरे खराब भी होने लगी है, जिससे शासन को लाखों रुपए का नुकसान भी हो रहा है। शासन के निर्देश तो 29 तारीख के दिए हम लोगों को धान खरीदी के लिए। तैयारियां हो गई? हाँ, तैयारियां हो गई। सर, पिछले बार बकोड़ा में खरीदी हुई थी, इस बार कहाँ खरीदी हो रही है आपकी? लालबरा को जो बकोड़ा है बकोड़ा में खरीदते हैं या अपने प्रांगण में खरीदते हैं, अभी तो नहीं कह सकते क्योंकि वहाँ पर अभी धान का उठाव हुआ नहीं है। और आपके मार्केटिंग वाले? मार्केटिंग में अपने पास में जगह खाली है, ग्राउंड, यहीं खरीदेंगे आप? हाँ, यहीं खरीदेंगे। तो कहाँ किसान आएंगे यहाँ पे अपनी उपज? अपने यहाँ लालबरा के, मानपुर के और अमोली के 4 गाँव किसान आएंगे। सर, बारदाने पहुँच गए यहाँ पे? अभी बारदाना पहुँचे नहीं, लेकिन बारदाना है रखा हुआ पुराना वाला। नए बारदाने नहीं आए हैं? नए बारदाने भी नहीं आए। तो ये परिवहन हो रहा है कि नहीं यहाँ से? परिवहन चालू है, अभी तो बंद है परिवहन, पर इससे पहले अभी चालू था परिवहन। तो परिवहन क्यों नहीं हो रहा है? सर वो तो ये सही यानी मिलर्स के ऊपर है। सब मिलर्स यानी आरओ नहीं कट रहे हैं उनके नाम से। तो बताइए, यहाँ तो हजारों कुंटल धान पड़ी हुई है मंडी पूरे परिसर में और 29 तारीख से खरीदी होना एक दिन बाद सोमवार से। जी सर। तो फिर यहाँ कोई आया था समिति वाले की? बकोड़ा ये लालबर्रा समिति और मिरेगांव समिति वाले आए थे सर। तो उन्होंने क्या देख पाया फिर यहाँ पे? उन्होंने देखे सर कि अब
जगह के हिसाब से अपना ये करवाएंगे सर वो लोग। तो अभी यहाँ जगह ही नहीं है खाली यहाँ पे? जी सर, अभी तो उतना नहीं है। मोबाइल पर चर्चा में पर्यवेक्षक सेवा सहकारी समिति जाम के प्रबंधक डी.के. लिलारे ने बताया कि 29 नवंबर से समर्थन मूल्य में धान खरीदी करने के निर्देश दिए गए, किंतु खरीदी हेतु बारदाने नहीं आए एवं जाम और सिहोरा समिति में पिछले वर्ष खरीदी गई लाखों क्विंटल धान डंप है, जिसका परिवहन नहीं हो पाया। ऐसी स्थिति में धान खरीदी करने में परेशानियों का सामना करना पड़ेगा एवं मध्य प्रदेश सहकारी समिति महासंघ के प्रांतीय आह्वान पर कर्मचारियों के द्वारा 29 नवंबर से हड़ताल की जा रही है। ऐसी स्थिति में कैसे धान खरीदी का कार्य प्रारंभ हो पाएगा? मोबाइल पर चर्चा में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के प्रबंधक राजेश दुबे ने बताया कि 29 नवंबर से सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से समर्थन मूल्य में धान खरीदी की जाएगी, जिसकी तैयारी समिति प्रबंधकों के द्वारा कर ली गई है। लालबर्ग नगर मुख्यालय स्थित जनपद पंचायत के सभा कक्ष में संविधान दिवस के अवसर पर 28 नवंबर को कोटवार संघ का प्रांतीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस आयोजित सम्मेलन कार्यक्रम में कोटवारों के साथ ही कार्य करने के दौरान आ रही परेशानियों, वेतन व अन्य बिंदुओं पर चर्चा की गई। इस दौरान कोटवार संघ के द्वारा क्षेत्रीय विधायक गौरीशंकर बिसेन को अपनी जायज मांगों का ज्ञापन सौंपकर कोटवारों को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी घोषित अविलंब आदेश दिए जाने, जिन कोटवारों को पूर्व में समय में किसानी करने के लिए दी गई भूमि को उसे भूमि स्वामी या हस्तांतरित किए जाने की मांग की गई, जिस पर श्री बिसेन ने उन्हें आश्वस्त किया है। ये है कि हम लोग फरवरी में कार्यक्रम कर रहे हैं भोपाल में, तो ये निमंत्रण टाइप में मान लीजिए इनविटेशन है। हम लोग ये पूरे ज़िले में हम लोग जा रहे हैं। अभी मैं कल कटनी गया था, आज बालाघाट हूँ, कल फिर और कहीं जाऊँगा। हमारा टारगेट है 20,000 कोटवार हम भोपाल में ले जाने वाले हैं। हम कई बार ज्ञापन शासन को दे चुके हैं और कई ज्ञापन निवेदन सब कुछ कर लिया। आखिरी हथियार के रूप में हम 20,000 कोटवार एक दिन की एक संख्या ले जाएंगे और ये मकसद है और इसी के लिए हमने ये मीटिंग रखी। क्या मकसद है आप लोगों का? हम लोगों को केवल ये है कि हम लोग पीढ़ी दर पीढ़ी काम करते रहें, लेकिन आज तक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का दर्जा हमको नहीं मिला, सेवा भूमि का मालिकाना हक भी नहीं मिला हमको। और दूसरी, हमारे साथ अत्याचार बहुत ज़्यादा होता है। जिस काम का पैसा चपरासी को मिलता है वो काम हमसे कराया जाता है। तहसील में साफ सफाई झाड़ू पोंछा करने का काम जो नियमित कर्मचारी चपरासी का है, आप देखेंगे वो कोटवार कर रहा है। तो ये अन्याय है और हम इस अन्याय की लड़ाई को लड़ रहे हैं और जीतेंगे भी। तो भोपाल में कब है आपका आंदोलन? भोपाल में हम फरवरी में कर रहे हैं। अभी हम उनको तारीख डिसाइड नहीं करी। अभी केवल हम लोग ये जिले जिले जाकर एकता कर रहे हैं और सब लोगों को इकट्ठे करने का कार्य कर रहे हैं। कोटवार दिन रात काम करता है, जिसको उनको मानदेय उनको पैसे कम मिलते हैं, जिसका उनको परिवार का भरण पोषण नहीं हो पाता है। ऐसी स्थिति में हम शासन प्रशासन को ज्ञापन के माध्यम से आज अवगत कराएंगे। क्या क्या मांगे आपकी? हमारी बस 2 मांगे हैं। एक हमारी ये मांगे है कि हमें नियमितीकरण कर दिया जाए कोटवार पूरे मध्य प्रदेश भाइयों को, बहनों को, और दूसरी बात जिनको ज़मीन दी है उनको उनके नाम कर दिया जाए। भरवेली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम जरेरा के जमाई टोला के खेत किनारे झाड़ी में एक व्यक्ति की लाश देखे जाने से इस ग्राम में सनसनी फैल गई और लोगों का हुजूम लग गया। सूचना मिलते ही भरवेली पुलिस ने ग्राम जरेरा के जमाई टोला पहुंचकर खेत किनारे झाड़ी से लाश बरामद की। इस व्यक्ति की शिनाख्त महेश मरकाम 32 वर्ष ग्राम आलेजरी थाना वारासिनी निवासी के नाम से की गई। प्रथम दृष्टि में इस व्यक्ति की हत्या किए जाने की संभावना की जा रही थी, किंतु जांच पड़ताल में इस व्यक्ति की मौत अधिक शराब के सेवन और भूख प्यास से होने की संभावना व्यक्त की जा रही है, किंतु मृत्यु का स्पष्ट कारण पोस्टमार्टम से ही होने की संभावना है। जानकारी के अनुसार 28 नवंबर को 11 बजे जमाई टोला रोड के किनारे खेत में बकरी चरा रही महिला को दुर्गंध आने से उसने झाड़ी में जाकर देखा तो झाड़ी में एक अज्ञात व्यक्ति की लाश पड़ी हुई थी। इस संबंध में महिला ने गाँव के सरपंच संतोष क्षीरसागर को बताया, जिन्होंने पुलिस थाना भरवेली में इसकी सूचना दी। बताया गया कि महेश मरकाम का ससुराल ग्राम जरेरा के समीप उमर दौनी का है और वहां अक्सर अपने ससुराल में ही रहकर मजदूरी करता था। जिले के भीतर बेहतर शिक्षा व्यवस्था बनाए जाने के लिए कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा के द्वारा 4 टीम बनाकर निरीक्षण कर लापरवाह शिक्षकों पर कार्रवाई की जा रही है, जिससे निश्चित ही स्कूल की शिक्षा व्यवस्था और शिक्षकों में डर के साथ ही कार्य के प्रति जागरूकता दिखाई दे रही है। इस विषय पर जब हमने वारासिनी तहसील के स्थानीय स्तर पर लोगों से चर्चा की तो लोगों ने कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा के द्वारा शिक्षा और उसकी व्यवस्था को सुधारने के लिए किए गए कार्यों की तारीफ की। साथ ही मध्य प्रदेश शासन से गुहार लगाई कि वे शिक्षा की व्यवस्था में बदलाव करें, क्योंकि आज कलेक्टर बेहतर काम कर रहे हैं, कल कोई दूसरे अधिकारी आएंगे, जरूरी नहीं कि उनका भी ध्यान शिक्षा विभाग की ओर इतना अधिक हो। माननीय जो कलेक्टर महोदय जी के स्कूलों में दौरे चल रहे हैं वो सराहनीय है। इससे शिक्षा व्यवस्था पे जो सम्मिलित टीचर्स स्टाफ है उनका कार्य बखूबी अच्छे तरीके से चलता है और वो ध्यान देते हैं बच्चों पर, और ये व्यवस्था सुचारू रूप से चले इसलिए कलेक्टर के दौरों से फ़ायदा भी है स्कूलों में।
शिक्षक कभी कभी देखा जाता है कि अनुपस्थिति रहती है, जिससे बच्चों की शिक्षा पे असर पड़ता है। और साथ ही जो शिक्षा व्यवस्था है 5वीं और 8वीं की बोर्ड हटा दिया गया है। इसे फिर से अगर बोर्ड कर दिया जाए तो एक जो छन्ना रहता है बच्चों की शिक्षा और अच्छी मजबूत होगी और आने वाली जो क्लासेस है उसके लिए वो प्रिपेयर हो पाएंगे। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये शिक्षा नीति जो है इस पे थोड़ा बदलाव की आवश्यकता हो सकती है। लोगों के अनुसार शिक्षा व्यवस्था में बदलाव करने की बहुत अधिक जरूरत है। पूर्व की तरह 5वीं और 8वीं बोर्ड कर दी जाए तो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई की व्यवस्था बेहतर हो जाएगी। 8वीं तक के बच्चे को अच्छे से किताब पढ़ते तक नहीं आता, 9वीं में जाकर वह पढ़ाई की शुरुआत करता है, 10वीं के बाद पढ़ाई को बाय बाय कर देते हैं। कलेक्टर महोदय ने जो पहल किया है शिक्षा के क्षेत्र में, जो उनका काम चल रहा है वो तो सराहनीय कार्य है। और जहाँ तक हर गांव में इसकी चर्चा भी और अच्छी पहल है जो उनके द्वारा चलाई जा रही है। इससे जो शिक्षक हैं जो जानते हैं कि बच्चों का भविष्य कैसा होना चाहिए, उसके प्रति वो भी जिम्मेदार हो रहे हैं इस बात से। हाँ बिल्कुल, ये बात भी सही है कि एक कलेक्टर की जिम्मेदारी नहीं है। जिस तरह से शासन ने 8वीं और 5वीं बोर्ड को हटाया है, इससे शिक्षक भी समझता है कि हमें तो बस बच्चों को पास करना है और बच्चा भी सोचता है कि मुझे तो बोर्ड नहीं पास होना है। तो दोनों तरफ से एक ऐसा है कि इसकी ओर उतना ध्यान नहीं दिया जाता, जिससे बच्चों की पढ़ाई पे भी एक असर पड़ता है और उनमें जो बच्चों में कौशल आना चाहिए पढ़ाई के प्रति वो नहीं आ पा रहा है। तो इसमें शासन को चाहिए कि जैसे कलेक्टर महोदय अकेले क्या करेंगे, वो जितना उनमें है वो तो कर रहे हैं, लेकिन शासन भी चाहे कि इसकी ओर अलग से कोई ऐसी कमेटी बना के इस बात को आगे रख के बच्चों के प्रति और शिक्षा के प्रति जागृत होना चाहिए। शिक्षा व्यवस्था, एक तो कोविड में 2 साल में शिक्षा व्यवस्था पे बहुत बड़ा आघात पहुंचा है और बच्चों का जो एक फाउंडेशन तैयार हुआ था, जिस ग्रोथ में बच्चे का एजुकेशन बढ़ना चाहिए था, उसमें काफ़ी हानि हुई है। और वर्तमान जो सिस्टम है एजुकेशन का, ये वर्तमान सिस्टम में अब बच्चे को अगर आपको तैयार करना है तो उसको निचले स्तर पर उस पर काम होना चाहिए। जैसे कि प्राचीन समय में व्यवस्थाएं होती थी कि 1ली से लेकर 4वीं तक लोकल कक्षाएं होती थी, फिर एक बोर्ड कक्षा होती थी जिसके लिए बच्चे को विशेष तैयारी करना पड़ता था, शिक्षकों को विशेष तैयारी कराना पड़ता था और बच्चे पर शिक्षक भी विशेष ध्यान देते थे, पालक भी विशेष ध्यान देते थे। उसके बाद 6वीं 7वीं फिर 2 लोकल कक्षाएँ होती थी, फिर 8वीं एक बोर्ड कक्षा होती थी, वहाँ पर बच्चे की गुणवत्ता का फिर परीक्षण हो जाता था। ऐसे ही 10वीं और 12वीं। तो अगर एजुकेशन सिस्टम को और भी अच्छा बनाना है तो बच्चों के लिए जो 2 बोर्ड कक्षाएं समाप्त कर दी गई हैं 5वीं और 8वीं, इनको पुनः चालू करना चाहिए और ये बोर्ड कक्षाओं के रूप में इनके एग्ज़ाम होना चाहिए, ताकि गवर्नमेंट एजुकेशन सिस्टम में भी जो गवर्नमेंट स्कूल के शिक्षक हैं वो बोर्ड कक्षाओं के मद्देनज़र बच्चों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान दे सकें। सर अभी जो है कोविड के बाद से तो शिक्षा का स्तर और गिरा है। जो बच्चे अभी घर में रह रहे हैं तो ख़ास तौर पे छोटे बच्चों का तो ऐसा है कि सरकार ने जैसे बोली कि ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, बच्चों का ऑनलाइन पढ़ाई कुछ नहीं हो रही है। मोबाइल का जो नेटवर्क कवरेज रहता है गाँव में रहता नहीं है। सर बोलते हैं कि हम पढ़ा रहे हैं, स्कूल सरकारी स्कूल के टीचर लोग आते हैं 2 घंटे, बच्चे को बोले कि पढ़ा लिए हमने, बच्चों का कोई प्रोग्रेस नहीं है उससे। मैं चाहता हूँ कि स्कूल का एक अच्छे से प्रोग्रेस हो। हमारे संवैधानिक उसमें है कि निःशुल्क शिक्षा होनी चाहिए। जब निःशुल्क शिक्षा होनी चाहिए उसके लिए जो टीचरगण हैं, शिक्षकगण हैं, उनको भी अपनी तरफ से मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि अभी जो लेबर वर्ग के लोग हैं वो भी चाहते हैं कि हम यार पढ़ाई अच्छी नहीं हो रही सरकारी स्कूल में तो हम प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएं बच्चों को। भला ही उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, भला ही कर्जा लेके पढ़ा रहे हैं वो, पर हम चाहते हैं, क्योंकि आजकल क्या पहले ये होता था कि हर घर में 4-5 बच्चे होते थे, आजकल 1 से 2 बच्चे होते हैं किसी भी माँ बाप के, और वो चाहते हैं कि छोटा परिवार है तो बच्चे को पढ़ाई अच्छी से अच्छी कराई जाए।